नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुकर शर्मा और आप देख रहे हैं प्रॉफिट स्ट्रीट। और हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मनी मेकिंग ट्रिक की। कोई ऐसी भी ट्रिक है जिससे पैसे बनाए जा सकते हैं शेयर मार्केट से, वो भी बहुत आसानी से। जी हाँ, बिल्कुल है। और वो आप सभी के पास है, लेकिन आप लोग उसको फॉलो नहीं करते। सबसे पहले तो मैं कुछ नियम बताऊंगा कि वो कौन से नियम हैं जिनको आपको फॉलो करना है, और एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा पैसे कमाने की और पैसे बनाने की। बहुत सिंपल है दोस्तों, मेरे साथ बने रहना। नियम नंबर 1, कभी भी निफ्टी में, बैंक निफ्टी में या निफ्टी फाइनेंस में, मतलब किसी भी इंडाइसिस में ट्रेड नहीं करना। लेकिन इन इंडाइसिस के अंदर जो स्टॉक है ना, उसके अंदर ट्रेड करना। जैसे निफ्टी 50 के 50 स्टॉक होते हैं, निफ्टी बैंक में भी लगभग 12 बैंक है। मतलब इन स्टॉक्स में हम कर सकते हैं ट्रेड, लेकिन इंडेक्स में नहीं करना है ट्रेड। ठीक है ना, पहला नियम। दूसरा नियम, स्टॉप लॉस के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। स्टॉप लॉस में बताऊंगा किस तरीके से होते हैं और कैसे होते हैं। और ये जो नियम है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, कारण ये आपकी पूरी सालों की कमाई एक बार में ख़त्म कर सकता है। और मैं आपको बताऊंगा इसे कैसे बचाते हैं। नियम नंबर 3, मतलब रूल नंबर 3। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी एग्जैक्ट एंट्री कहाँ पे होती है और हमारी एग्जिट। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि एंट्री कहाँ करनी है और एग्जिट। तो आज मैं बताऊंगा कि एंट्री कहाँ होती है और एग्जिट कहाँ होती है। रूल नंबर 4, मतलब नियम नंबर 4, हमें कब ट्रेड करना चाहिए। हमें या तो मार्केट अप ट्रेंड में हो तब ट्रेड करना चाहिए, या मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तब ट्रेड करना चाहिए। लेकिन जब मार्केट साइडवेज चल रही हो ना, तो कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। आराम से सिस्टम बंद करना चाहिए, मोबाइल ऑफ करना चाहिए और बैठ जाना चाहिए। टाइम बिताओ अपनी फैमिली के साथ और एंजॉय करो, ट्रेड बिल्कुल मत करो। नियम नंबर 5, मतलब रूल नंबर 5, निफ्टी 50 के भी हमें उस स्टॉक के अंदर ट्रेड करना चाहिए जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। मतलब निफ्टी 50 की तो सारी कंपनियां स्ट्रॉन्ग है, तभी तो उनको जगह मिलती है निफ्टी 50 में या फिर निफ्टी बैंक में। लेकिन उसमें भी ये होता है कि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो निफ्टी 50 से बाहर निकल जाती है, क्योंकि जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती ना, निफ्टी 50 उसको बाहर का रास्ता दिखा देता है और उसकी जगह कोई बढ़िया कंपनी दूसरी आ जाती है। तो जो कंपनी निफ्टी 50 के अंदर है और अच्छा परफॉर्म कर रही है, हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे उसके प्रॉफिट्स आ रहे हैं, मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है, और ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ भी उसकी अच्छी है, तो ऐसी कंपनी के अंदर ही हमें अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। मतलब फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग हो और अपसाइड चल रही हो, ठीक है ना, ऐसी कंपनी को चूज़ करना है। और अब बात करते हैं उस हथियार की जिस हथियार को लेकर के हम मार्केट में कूदेंगे। बिना हथियार के तो जंग नहीं लड़ी जाती ना, कोई भी जंग जीतनी हो तो हमें हथियार चाहिए होते हैं। तो उसी तरीके से आज हम लेके चलेंगे मूविंग एवरेज 20, मतलब 20 डेज मूविंग एवरेज। ये क्या हुआ भाई, हम तो सोच रहे थे कुछ भारी भरकम सी कोई ट्रिक आएगी या कोई बहुत बढ़िया इंडिकेटर या बहुत बड़ा सा इंडिकेटर बताएंगे। नहीं नहीं, ये जितना छोटा दिखता है ना 20 डेज मूविंग एवरेज, मतलब पूरी मार्केट को घुमा के रखता है ये। और हम हमेशा छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। और ये छोटी चीज़ नहीं, जैसे होता है ना कि एक छोटा सा अंकुश होता है और पूरे हाथी को कंट्रोल करके रखता है, ये 20 डेज मूविंग एवरेज वही है। छोटी सी है पर पूरी मार्केट को कंट्रोल करके रखती है ये। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि 20 डेज मूविंग एवरेज पे कैसे ट्रेड की जाती है। चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूँ। ये NTPC का चार्ट मैंने खोल लिया है। अब देखो NTPC के चार्ट को दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये हमने लगाई है 20 डेज मूविंग एवरेज। 20 डेज मूविंग एवरेज में देखो हमने यहाँ पर 14 लिखा आता है, इसको हमने 20 कर लिया है। मतलब 20 डेज की करनी है तो हमने 20 कर लिया है, और डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 9 आता है, ठीक है ना, ओके। अब इसमें हमें करना क्या है दोस्तों, देखो ये 2023 से मान लो, थोड़ा सा और पहले से ही मान लेते हैं यहाँ से भी। देखो जैसे ही हमारी प्राइस की लाइन, प्राइस मतलब हमारी कैंडल जो होती है ना, जैसे ही 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगी हम तुरंत बाई कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखो जैसे यहाँ पर ये ट्रेंड 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर निकली, हमने बाई कर लिया। और देखो जब तक ये 20 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे नहीं जाएगी तब तक हम अपनी पोजीशन छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। हमने यहाँ पर बाई किया और देखो ये ऊपर गई है, उसके बाद फिर इसने यहीं पर टच किया, सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके जाती जा रही है। और देखो फिर यहाँ पर इसने ब्रेक किया, इसको यहाँ पर ब्रेक किया। हमने कहाँ पर लिया था, ये 190 के आसपास लिया था, और इसने ब्रेक कहाँ पे किया, 238। मतलब क्या ज़बरदस्त टारगेट दिया, 190 से 238, लगभग अगर मान के चलो तो करीब 48 रुपीज़ के आसपास, मतलब 190 पे ख़रीदा और 200 लगभग 40 के आसपास हमने बेचा। कितना बढ़िया टारगेट है। फिर इसने यहाँ पे ब्रेक किया, हमने यहाँ पर ले लिया,
यहाँ पर तो खैर मार्केट साइडवेज चल रही है, फिर भी अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, लगभग जितने पे हमने खरीदा उतने पे ही निकाल दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर बाई किया, और यहाँ पर बाई करने के बाद देखो फिर जब यहाँ पर इसने 20 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, हमने यहाँ पर बेचा है। लगभग अगर हमने यहाँ पर 240 के आसपास, लगभग वही चल रहा है 239-40 के आसपास, अगर हमने यहाँ पर बाई किया है तो हमने बेचा कहाँ पर है, लगभग 308। 240 पे खरीद के 308, लगभग 70 रुपये का अंतर। और 70 रुपये का अंतर मतलब जानते हो क्या है, लगभग कितना 30% के आसपास हमें प्रॉफिट मिला है यहाँ पर 20 डेज मूविंग एवरेज पे। फिर जैसे हमने यहाँ पर ब्रेक किया, हमने यहाँ पर लिया, यहाँ पर टच किया है, ब्रेक करके नीचे नहीं आया, और फिर दोबारा देखो ऊपर गया है। और जब देखो कभी भी नियम है, जब इस तरीके से बिकवाली आने लगे ना, तो हमें अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना होता है, धीरे धीरे करके अपने स्टॉप लॉस को ऊपर लेके जाना है। ऐसा नहीं है कि आप केवल मूविंग एवरेज का इंतजार करोगे। मान लिया आपको यहाँ से देखो 311 से लेके सीधी 338 तक, 311 से 338, लगभग अगर मान के चलो तो कितना 30 रुपये के आसपास का डिफरेंस, लगभग अगर यहाँ पर भी देखो 10% के आसपास आपको प्रॉफिट मिला है। तो जो मिला है 10% उसको भी प्रोटेक्ट करना है। मान लिया उस 10% में आप 3% 4% का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, लेकिन पूरा का पूरा 10% थोड़ी देना है। उसके अंदर भी अगर मान लीजिए नीचे आने लगता है ना, 10% आपको ऑलरेडी मिल गया है, तो उसके अंदर से 5% का आप रिस्क ले सकते हो। 5% फिर भी आपको रखना पड़ेगा। मान लिया वो नीचे आ रहा है, आपने 10% का प्रॉफिट मिला, 5% आपने दे भी दिया मार्केट को, फिर भी 5% बचा। उसके बाद आप देखोगे कि ये सपोर्ट ले रहा है मूविंग एवरेज पर, मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया, फिर आपने बाई कर लिया यहाँ पर, और फिर देखो फिर सपोर्ट लिया, फिर बाई कर लिया, फिर जब यहाँ पर आके ब्रेक करता तब आपने छोड़ा इसको। यहाँ पे यहाँ से 319 से लेके फिर 342, लगभग यहाँ पर भी 10-15% का आपको प्रॉफिट मिला। और उसके बाद फिर दोबारा यहाँ पे ब्रेक किया, फिर देखो आपने ले लिया, और अभी तक भी चल ही रहा है ये प्रॉफिट में। तो दोस्तों मूविंग एवरेज ये कहता है कि पिछले 20 दिनों की जो परफॉर्मेंस है ना, उसकी तुलना में आज मेरी परफॉर्मेंस कैसी है, मतलब अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे आगे चलता है। इसकी परफॉर्मेंस लगातार अच्छी होती जा रही है। NTPC गवर्नमेंट की कंपनी है और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी है। ये लगातार बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रही है, बना रही है लगातार। इसके अगर जो बुक्स देखोगे ना, इसके प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे, तो ये बहुत बढ़िया करती जा रही है, और आगे चल के रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी अपने कदम रख रही है। तो ये मैं किसी स्टॉक की बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, ये स्टॉक रिकमेंडेशन के लिए नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कभी भी किसी कंपनी के अंदर अपनी पोजीशन बनानी हो तो उस कंपनी का आधार देखना बहुत ज़रूरी है, उसकी बैलेंस शीट देखनी बहुत ज़रूरी है, उसके फंडामेंटल देखने बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसके अंदर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अगर आप ऑप्शन में भी लेके चलते हैं ना, तो देखो ऑप्शंस के लिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे हम कैश बाइंग में अपने प्रॉफिट्स को सेव करते हैं और अपने स्टॉप लॉस को बिल्कुल स्ट्रिक्ट लगा के रखते हैं। स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली लगाने का कारण क्या है? स्टॉप लॉस हम स्ट्रिक्टली इसलिए लगाते हैं ताकि हम अपनी कैपिटल को सेव कर सकें। और कैपिटल को किन चीज़ों से सेव करना है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि किन चीज़ों से सेव की जाती है कैपिटल। कई बार ऐसा होता है कि हम पूरे साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं, लगातार हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन वो एक दिन आता है, वो एक दिन ऐसा आएगा जितना आपने पिछले पूरे एक साल में कमाया है ना, वो सारा एक बार में ले जाएगा, साथ में आपकी कैपिटल को भी ख़त्म कर देगा, मतलब सब सुपड़ा साफ जीरो कर देगा एक बार में। तो दोस्तों वो स्थिति कब आती है? वो आती कभी कभी है, लेकिन जब आती है ना तो सब बर्बाद कर देती है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। दोस्तों मैंने एक ABCD कंपनी का चार्ट खोला है, और मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे किसी कंपनी की बुराई करने की आदत नहीं है, पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से बड़े बड़े मूव्स आते हैं जो आपकी पूरी कैपिटल को एक बार में ख़त्म कर सकते हैं। देखो मैं दिखाता हूँ, ये कंपनी है, और इस कंपनी का देखो यहाँ पर अगर इस कैंडल पे इसकी क्लोजिंग देखेंगे तो क्लोजिंग कितनी है 597। नेक्स्ट डे लोअर सर्किट लगा, कितने का 20% का लोअर सर्किट, और इसका क्लोजिंग प्राइस क्या है 477। नेक्स्ट डे फिर 20% का लोअर सर्किट लगा, इसके बाद इसकी क्लोजिंग कितनी आई 382, मतलब एक दिन 119 रुपये घटे, उसके अगले दिन 95 रुपीज़ घटे, मतलब 2 दिन के अंदर 40% कैपिटल गायब। ये तो उनके लिए अगर किसी ने कैश में बाइंग कर रखी है इसके अंदर तो 40% गायब हो जाएगी, लेकिन अगर आप ऑप्शंस में लेके बैठे हैं ना तो आप समझो कि वो 40% नहीं, आपकी जो पूरी पूंजी है ना वो सारी गायब हो जाएगी 40% के सर्किट में। तो 40% का सर्किट छोटा मोटा नहीं होता, खासकर ऑप्शंस में। अगर आपने ऑप्शन सेल किया है ना, सपोज अगर आप पुट सेल करके गए हो अपने घर पे, अगले दिन देखोगे 20% लोअर सर्किट, आपकी सारी कैपिटल गायब एक बार में। अगर थोड़ी बहुत बची भी है, नेक्स्ट डे फिर लोअर सर्किट लगा, फिर तो बचेगी नहीं बिल्कुल भी। तो दोस्तों हमारी कैपिटल तभी बच सकती है अगर हम हेज करके चलते हैं। अगर मान लिया आप ऑप्शन सेलर हो,
ठीक है ना। आप कोई पुट बेच करके चलते हो, पुट आपने 50 रुपये का समझो बेच दिया, तो 50 रुपये का जो बेचा है ना उसके अगेंस्ट में 10 रुपये का खरीद के भी चलो, सेम का पुट का ही खरीद के चलो। अगर आप कॉल बेच करके चलते हो 50 रुपये के आसपास की, तो 10 की कॉल बाई करके भी चलो, ये आपके कैपिटल को बचा लेगी। मतलब देखो रोज़ रोज़ ऐसे मूव नहीं आते कि 2 दिन तक लगातार 20% का सर्किट लगे, नहीं आते रोज़ ऐसे मूव। लेकिन जिस दिन आते हैं ना उस दिन आप बचा नहीं पाओगे अपने आप को, उस दिन आप बिल्कुल मार्केट से निकल जाओगे। जो पूरे 1-1.5 साल में 2 साल में आपने कमाई की है ना शेयर मार्केट से, वो सारी एक बार में चली जाएगी। तो इसे कहते हैं सही तरीका। हाँ, हो सकता है कि जो आप 10 रुपये की जो बाई करके चल रहे हो वो उसमें घाटा आएगा ही आएगा, डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो घाटा आता ही है, लेकिन ये आपको बर्बाद होने से बचाएगी दोस्तों। इसी तरीके से अगर आप कैश में भी बाइंग करके चलते हो ना, तो स्टॉप लॉस लगाओ। कैश में जिसने बाई की होगी उसकी 20% गई होगी एक बार में, मैक्सिमम 40% चली गई होगी, लेकिन उसके बाद फिर भी 60% बची है। लेकिन ऑप्शंस वालों के लिए ना सब चली जाती है एक बार में, बिल्कुल भी नहीं बचेगा कुछ भी। तो दोस्तों स्टॉप लॉस और हेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज हमने सीखा कि 20 डेज मूविंग एवरेज पे कैसे ट्रेड ली जाती है और कैसे हम प्रॉफिट बना सकते हैं बहुत जल्दी और बहुत आसानी से। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट ये नहीं है प्रॉफिट बनाना, इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपने लॉस को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लॉस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लॉस को मैनेज करना सीख लिया ना, मिनिमाइज़ करना सीख लिया लॉस को, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे प्रॉफिट में ही जाएंगे। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताता हूँ कि जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करोगे उतना ही आपके लिए बढ़िया है। जैसे मैंने बताया कि आप निफ्टी 50 में ना जा करके निफ्टी 50 के स्टॉक में ट्रेड करो, मतलब इंडाइसिस में ट्रेड ना करो, स्टॉक में करो। स्टॉक में आपको 30 डेज़ का टाइम मिल जाता है, पूरे 1 महीने की एक्सपायरी मिलती है। साथ ही साथ बड़े टाइम फ्रेम पे, मतलब जैसे बड़ी कैंडल पे 1 डे की या 1 वीक की कैंडल पे आप ट्रेड करोगे ना, तो और भी बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप बहुत एग्रेसिवली बाइंग करते हो तो मिनिमम आप 1 घंटे की कैंडल पे जाओ, इससे ज़्यादा नीचे नहीं। क्योंकि जितने आप छोटे कैंडल पे जाओगे ना, 5 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट पे, उतने आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों बड़े कैंडल्स पे यूज़ करो, 1 डे पे कम से कम मिनिमम तो इतना ही करो। मैं इतने पे ही करता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की, जय श्री राम, राधे राधे।